क्रिस्तोफ जाफरालो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने क्रिस्तोफ जाफरालो और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के हवाले से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चर्चा करी थी। अब यह अलग बात है कि इसके ऊपर लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं, न केवल मनुवादी चिंतकों को बल्कि अंबेडकरवादी चिंतकों को भी इन तथ्यों से खासी परेशानी हो रही है, ऐसा कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, गुजारिश है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के सभी वॉल्यूम्स को खुद पढ़ें और फिर अपने इंटरप्रिटेशंस के साथ एक पुस्तक लिखिए। मेरा वादा है आपसे कि अंबेडकर नामा के मंच से मैं आपकी लिखी हुई पुस्तक जरूर पढ़ूंगी। फिलहाल एपिसोड पर लौटते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि न केवल डॉक्टर अंबेडकर बल्कि नेहरू भी डॉक्टर अंबेडकर की सोच से इत्तेफाक रखते थे और संविधान को गांधीवादी सोच से मुक्त कराना चाहते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रिस्तोफ जाफरालो ने दिया था कि जब पहले ही दिन नेहरू ने सभा को संबोधित करते हुए संविधान सभा के उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करी तो उन्होंने एक बार भी गांधी का जिक्र तक नहीं किया। कई समितियों और उपसमितियों की अध्यक्षता नेहरू और पटेल के पास थी, लेकिन उन सभी में कभी भी उन्होंने गांधी को डिस्कस नहीं किया। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस के आला दर्जे के नेताओं का सहयोग जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को भरपूर मिल रहा था उस वक्त। उसके बाद हमने कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा करी कि किस तरीके से विधि निर्धारक तत्वों को डॉक्टर अंबेडकर ने पहले तो नामंजूर किया, फिर आगे जाके उन्हें मंजूर कर लिया, लेकिन ऐसे पॉइंट पर मंजूर किया कि उस विधेयक को मानना या ना मानना उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई। और आज हम चर्चा करेंगे शराबबंदी और गाय जैसे अहम मुद्दों के ऊपर। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। बहुत सारे दूसरे गांधीवादी प्रस्तावों का भी उन्होंने यही हश्र किया। उदाहरण के लिए उन्होंने अनुच्छेद 34 में प्रस्तावित एक संशोधन को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की तर्ज पर कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेगा। फुटनोट 27। पूर्वोत्तर यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वॉल्यूम 7 पेज नंबर 532। अंबेडकर ने भी उदारता पूर्वक उत्तर दिया, महोदय, क्योंकि इस आशय की भावना बहुत व्यापक है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुटीर उद्योगों का उल्लेख तो जरूर ही आना चाहिए, इसलिए मैं सदन के सदस्यों की इच्छाओं को सम्मान देते हुए अनुच्छेद 34 में इस मद में कुछ शब्द शामिल करने के लिए सिद्धांततः सहमत हूं। पेज 535। कुछ ऐसा ही दृश्य शराबबंदी के मामले में भी सामने आया। पुनः कांग्रेस के सदस्य यहां भी महात्मा गांधी से ही प्रेरणा ले रहे थे। उदाहरण के लिए महावीर त्यागी ने कहा, मैं निवेदन करता हूं कि शराबबंदी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हर्ष ध्वनि। और हम सभी इस कार्यक्रम के साथ संकल्पबद्ध हैं। फुटनोट 28। अगेन CAD वॉल्यूम 7 पेज 499। अंबेडकर ने इस मद में एक संशोधन स्वीकार करते हुए राज्य से आह्वान किया कि वे मादक द्रव्यों एवं औषधियों के उपभोग के निषेध हेतु आवश्यक कदम उठाएं। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 47 था, जिसके शीर्ण स्वरूप को उन्होंने एक बार फिर रेखांकित करते हुए कहा, राज्य पर इस सिद्धांत के अनुसार कार्रवाई करने की कोई बाध्यता नहीं है। राज्य इस सिद्धांत पर काम करेगा या नहीं और करेगा तो कब करेगा, ये सब कुछ राज्य और जनमत पर निर्भर करता है। लिहाजा अगर राज्य ऐसा मानता है कि अभी शराबबंदी लागू करने का समय नहीं आया है या उसे धीरे धीरे या आंशिक रूप से लागू किया जा सकता है, तो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत उनके पास उचित कदम उठाने का पूरा अधिकार होगा। तो मतलब शराबबंदी लागू होगी या नहीं होगी, या शराब का कितना डिस्ट्रीब्यूशन राज्य में राज्य सरकार की अनुमति से होगा, इन सब को डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के सुपुर्द कर दिया। फुटनोट 29 CAD वॉल्यूम 7 पेज 566। इस किस्म की अंतिम बहस गाय से संबंधित थी, जिसे बहुत सारे दूसरे हिंदुओं की तरह गांधी भी पवित्र मानते थे और चाहते थे कि गायों को काटने पर पाबंदी लगे। सेठ गोविंदास गौवध पर पाबंदी को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहते थे। फुटनोट 30 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वॉल्यूम 7 पेज 223।
मगर अंबेडकर ने दास के एक निकट सहयोगी ठाकुर दास भार्गव के साथ मिलकर खुद एक संशोधन लिखा और गोविंद दास के प्रस्ताव को बेअसर कर दिया। अंबेडकर और भार्गव ने 24 नवंबर 1948 को यह संशोधन प्रस्तुत किया और इसमें गायों की रक्षा को आधुनिकीकरण की परियोजना का अभिन्न अंग प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि आधुनिकीकरण की परियोजना अंबेडकर का अपना प्रिय विषय थी। वे देश को आधुनिकीकरण की तरफ लेकर जाना चाहते थे, बजाय मनुवाद की तरफ पीछे घसीटने के। अब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में सुनिए। कृषि एवं पशुपालक को आधुनिक एवं वैज्ञानिक रीति से चलाने के लिए राज्य पूरा प्रयास करेगा। खासतौर से मवेशियों की नस्ल को बढ़ाने और सुधारने तथा गायों और दूसरे उपयोगी मवेशियों के कटने पर पाबंदी लगाने, दुधारू और हल चलाने वाले पशुओं और उनके बछड़ों को कटने से बचाने के लिए उचित कदम उठाएगा। फुटनोट 31। CAD वॉल्यूम 7 पेज नंबर 568। साथ साथ रेफरेंस भी मैं इसीलिए पढ़ रही हूं, आप लोगों के तो सजेशंस थे कि रेफरेंस सबसे आखिर में पढ़े जाएं या उसकी पिक्चर लगा दी जाए साथ साथ स्क्रीन पर, लेकिन ये साथ साथ पढ़ने से ही इस किताब की महत्ता बनी रह सकती है। और जो लोग उंगली उठा रहे हैं इन सारे तथ्यों पर, उनके साथ साथ मैं रेफरेंस पढ़ रही हूं, आप उससे आराम से क्रॉस चेक कर सकते हैं। पूरी बुक पढ़ना आपके बस की नहीं है तो कम से कम रेफरेंस क्रॉस चेक करना भी क्या आपके बस की नहीं है। इस अनुच्छेद को भी संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही जगह मिली। टी भार्गव ने स्वीकार किया कि इस संशोधन का श्रेय मुख्य रूप से अंबेडकर को ही जाता है, यहां तक कि उन्होंने इसे उनका अर्थात अंबेडकर का ही कार्य बताया। फलस्वरूप उनका कथन था, इस तरह से इस संशोधन पर सहमति ही है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एक बार अंबेडकर की मंजूरी मिल जाने पर किसी संशोधन का स्वीकृत होना लगभग निश्चित था। तो डॉक्टर अंबेडकर के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने की क्या अहमियत थी और क्या पावर थी, और किस तरीके से सब लोग ये चाहते थे कि अंबेडकर जो है वो हावी हो जाएं संविधान बनाते वक्त, ये इन सारे तथ्यों से पता चलता है। और इसमें नो डाउट आधुनिकीकरण की सोच रखने वाले नेताओं, कांग्रेसी नेताओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा डॉक्टर अंबेडकर को। जैसा कि टी भार्गव ने स्वीकार किया, इस प्रसंग में गांधीवादी बड़ी मुश्किल से ही अंबेडकर के दबाव के सामने झुकने को तैयार हुए थे। इस संशोधन को पेश करते हुए मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरे जैसे लोगों को और जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के मत से सहमत नहीं हैं, उनके लिए इसको स्वीकार करना एक तरह का बलिदान ही होगा। सेठ गोविंददास ने मौलिक अधिकारों में शामिल कराने के लिए इसी तरह का एक संशोधन भेजा था। दूसरे सदस्यों ने भी ऐसे ही संशोधन भिजवाए थे। मेरे विचार में काफी बेहतर होगा अगर इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाता, मगर संविधान सभा में मेरे मित्रों की राय कुछ अलग थी। डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि इस विषय को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की बजाय नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया जाना चाहिए। फुटनोट 32। अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वॉल्यूम 7 पेज 568। तो इससे यह बात तो पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर कितना दूर का सोचते थे। बीफ ईटिंग जो है वो कुछ खास धर्मों में अलाउड है, किसी के खान पान पर वे पाबंदी नहीं लगाना चाहते थे, बशर्ते इसे एक सेंसेबल तरीके से हैंडल करने की उन्होंने प्रोविजन कर दिए हैं संविधान में। शौरी की राय के विपरीत श्री BN राव जैसे विद्वानों के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर भी भारतीय संविधान के प्रधान रचनाकारों में से एक थे। इसको तो नकारा नहीं जा सकता कि नया संविधान भी काफी हद तक 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 की नेहरू रिपोर्ट पर ही आधारित था, मगर इसकी तैयारी के पूरे दौर में अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। यह बात गांधीवादी विचारों की उपेक्षा से साफ हो जाती है कि जो अपने परंपरावादी ग्राम केंद्रित झुकाव की वजह से सिर्फ नेहरू को ही नापसंद नहीं थे। तो विचार मैं शुरू से ही, मैं और रतन जी इस बात को लेकर स्टैंड हमारा क्लियर है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स लगातार पढ़ते पढ़ते कई सालों से लगातार पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारा ये स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि विचारधारा के नजरिए से यदि आप सोचें तो नेहरू जो है वो गांधी से बहुत दूर और अंबेडकर से बहुत करीब दिखाई देंगे आपको।
और लगातार इन तथ्यों को पढ़ने से भी यही बात जाहिर हो रही है। और ये तथ्य ना तो क्रिस्तोफ जाफरेलो ने अपने मन घड़ंग लिख दिए हैं और ना ही मैंने अपने मन मुताबिक पढ़ रही हूं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सारी चीजें मेंशन हैं, मिनट्स के तौर पर मेंशन रही होंगी और उसके कई वॉल्यूम हैं, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी इसके बावजूद भी यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तो मैं बहस में पढ़ना नहीं चाहूंगी। मगर अंबेडकर इस बात को भी समझते थे कि भारतीय संविधान सिर्फ एक ढांचा है जिसमें अभी मांस मज्जा भरना बाकी है। संविधान को अंगीकार करने से पहले हुई अंतिम बहस के अवसर पर जनवरी 1950 में उन्होंने इन मुद्दों के दायरों को रेखांकित करते हुए कहा था। अब क्या कहा था ये जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 विद इन ब्रैकेट वह दिन जब संविधान को अंगीकार किया जाएगा, को हम अंतर विरोधों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। हमें जल्दी से जल्दी इन अंतर विरोधों को दूर करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता का दंश झेल रहे हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस संरचना को नष्ट कर देंगे जिसे इस सभा ने इतने परिश्रम से खड़ा किया है। प्लीज कोई 131 सांसदों तक डॉक्टर अंबेडकर का यह संदेश जरूर पहुंचाए। फुटनोट 33 डी की डॉक्टर अंबेडकर पेज 415 में उद्धृत। तो यहां पर कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ हैं, जैसा कि विचारधारा मैंने आपसे बोली, किन किन की विचारधारा में ज्यादा समानता देखने को मिलती है, और ये भी कि डॉक्टर अंबेडकर कितनी मजबूती से ड्राफ्टिंग कमेटी का संचालन कर रहे थे और उनके पास इतनी पावर थी, उनके तर्क भी इतने सशक्त थे कि विरोधी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। और उसके साथ ही हर एक के खान पान को लेकर भी वे कितने सेंसिटिव तरीके से सोच रहे थे। और आज जो मोब लिंचिंग होती है, ये चेक भी नहीं किया जाता कि बीफ लेकर जा रहा है कोई या नहीं, चाहे आपके थैले में कोई सा भी मांस हो, चाहे बकरे का हो। लेकिन जो अतिवादी हिंदू हैं, यदि उन्होंने ठान लिया कि आपकी मोब लिंचिंग करनी है तो वो करेंगे ही, ये पता लगाए बगैर कि आप किसका मांस लेकर जा रहे हैं। और मुस्लिम लोग तो इसके ज्यादा शिकार हुए हैं और इस तथ्य को पढ़कर अब आप मौजूदा हालात को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि इतने उग्र वे क्यों हैं। पहली बार रतन जी बहुत अच्छा कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत में आई है ये भगवा सरकार। चलिए डिबेट आगे जारी रखते हैं। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता है तो राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। यह टिप्पणी इस बात को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर देती है कि अंबेडकर भी उस संविधान के व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर किसी भ्रम में नहीं थे जिसको रचने में उन्होंने अपनी इतनी ऊर्जा लगाई थी। न ही इसका यह जवाब है कि उन्हें ऊपर से किए जा रहे ऐसे सुधारों के महत्व पर कोई संदेह था। वे मानकर चल रहे थे कि अभी हमें आगे और कदम उठाने होंगे और यही कारण था कि वे हिंदू कोड बिल के बचाव में इतनी सख्ती से खड़े थे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट करेंगे हिंदू कोड बिल को लेकर। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन विचार मंथन लगातार जारी रखिए। नई नई चीजें, नई नई बातें इस पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारे दिमाग को कितना दूषित, कितना पॉल्यूटेड कर दिया है, ये इस बात का सबूत है कि हम कोई भी नई जानकारी, तथ्यपरक जानकारी, फैक्ट फाइंडिंग चीजों को भी नकार रहे हैं सिरे से। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या ज्ञान आप तक पहुंच रहा है उसे जरूर पढ़िए और फिर इन तथ्यों को क्रॉस चेक करिए, तब आप एक्चुअल में शायद समझ सकें कि कौन सा ज्ञान सही है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदू कोड बिल, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे का सबसे मुख्य कारण बना था, उसे हम डिस्कस करेंगे। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।